So the topic for today's discussion is the human rights of the women and working women particularly, as well as the impact of COVID-19 on the rights of the women as a whole. So when we talk about the human rights of the women, then we find that at international level, there are many instruments which speaks about the human rights of the women. But the important and which is known as the Bill of Rights for the Women, that is known as the CEDAW, that is Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. जो इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन के लिए एक लॉ है ह्यूमन राइट्स, वो जिसको हम बाइबल भी कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, वो महिलाओं के लिए 1979 का एक कन्वेंशन था जो 81 में इन फोर्स में आया, and that is confining within itself many of the human rights for the women concerned. So that convention of 1979 that is divided in 6 parts, 6 parts में है, टोटल उसमें 30 आर्टिकल्स हैं। और जहाँ तक राइट्स की हम बात करते हैं तो राइट्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, 4 पार्ट्स हैं जो आर्टिकल 1 से लेके 16 तक हैं, उसमें राइट्स की बात कही गई है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें पार्ट 5 और पार्ट 6, तो उसमें आर्टिकल 17 से आर्टिकल 30 तक क्या प्रोसीजर होगा, कमेटी कैसे काम करेगी, इसको एग्जीक्यूट कैसे कराई जाएगा, ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमेन to know as to what are the human rights of the women and particularly the working women. So the article 1 which speaks about the definition of the discrimination against women, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी कन्वेंशन है वो डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की बात करती है। तो वन मस्ट नो एज टू व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन, हम किसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, हम किसको भेदभाव कहेंगे, वो क्या ग्राउंड्स होंगे जिस पर कि ये माना जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो अंडर आर्टिकल 1 ऑफ दिस कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन मींस 3 थिंग्स। एक तो डिस्टिंक्शन ना हो किसी तरीके का, कोई एक्सक्लूजन ना हो और कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। उसके लिंग के आधार पर, महिला के लिंग के आधार पर अगर कोई उसके साथ कोई डिस्टिंक्शन, भेदभाव कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूजन कर रहा है उसका, या उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, so these 3 things will come under the definition of discrimination against women. So on these 3 grounds अगर ऐसा लगता है कि किसी महिला के साथ उसके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जो उसके फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो, सोशल फील्ड में हो, कल्चरल फील्ड में हो या सिविल फील्ड में, किसी भी तरीके से जो वो अपना जीवन जीने का अधिकार रखती है, उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव किया जा रहा है और इस भेदभाव के नाम पे उसके साथ कोई विशेष बर्ताव किया जा रहा है, उसे समाज से अलग किया जा रहा है, या उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया जा रहा है सेक्स के नाम पर, तो ये अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग which every woman must know as to what is the discrimination against women, Article 1 defines the definition of what will constitute the discrimination, that is distinction, exclusion and restriction. ये 3 grounds हैं और वो किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एनी वर्क, जो भी जिस फील्ड में भी अगर उसके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है तो वो अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में आता है। Then proceed further for knowing as to what are the other rights which are available under this particular convention, that is Article 2. इसमें आर्टिकल जो 2 है उसमें भी जो बात कही गई है कि लीगल, पॉलिटिकल, सोशल लॉज, हमारे जो स्टेट पार्टीज हैं वो अपने नेशनल लॉज में इन सभी चीजों को, ऐसे कानूनों को बनाएगा जो कि इस संविधान में, इस कन्वेंशन में दिए गए हैं।
और इसके अतिरिक्त अगर इस कन्वेंशन में जो प्रावधान दिए गए हैं और आपके जो देश में जो लॉ बने हुए हैं, डोमेस्टिक लॉ जिसको हम कहते हैं, अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो उन लॉज को रिपील करने तक की भी बात इसमें कन्वेंशन में कही गई है। तो आर्टिकल 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट all the state parties have to take all the measures so that the national laws may be enacted in consonance of this convention, and if they are not contradictory to this convention, then to repeal those laws from the national laws or domestic legislation। तो अपने देश के लॉज में हमें उन सब लॉज को फॉलो करना है, उन प्रावधानों को फॉलो करना है। दिस इज आर्टिकल 2 and this is very important for the purpose of women's right। Then Article 3 and 4, those are related to the constitutional and legal some measures which have to be taken for the women कि उनके लिए क्या करना चाहिए। आर्टिकल 3 पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वो women के डेवलपमेंट और उसके एडवांसमेंट की बात करती है, और खास करके उन कल्चरल मैटर्स पे भी। वो इक्वालिटी की तो बात हो ही रही है, इक्वालिटी चाहे वो सोशल फील्ड में हो, लीगल फील्ड में हो या पॉलिटिकल फील्ड में हो, साथ ही साथ जो कल्चरल फील्ड है उसमें भी इक्वालिटी की बात हो रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी है और उसमें किस तरीके से एक ट्रेडिशन की तरीके से या कस्टम की तरीके से जो भेदभाव हैं उन सबको खत्म करने की बात है, सो दैट द वुमेन कैन एंजॉय the human rights as well as the fundamental freedoms। तो आर्टिकल 3 फुल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट की बात करता है। इसके साथ आर्टिकल जो 4 है, आर्टिकल 4 में हम देखते हैं कि वुमेन के लिए जरूरी है कि वो ऐसे मेजर्स जो भी किसी भी देश में चल रहे हैं, जो इसकी पार्टी है, वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए, उनको इक्वलिटी प्रोवाइड कराए, जिससे कि वो अपने इन सभी अधिकारों का ठीक तरीके से उपयोग और प्रयोग कर सकें। देन आर्टिकल 5 जो है दैट रिलेट्स विद द लीगल प्रोटेक्शन। उसको विधिक क्या प्रोटेक्शन या संरक्षण मिले हैं किसी भी महिला को, जो संरक्षण मिले हैं दैट इज रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ एनी प्रेजुडिसेस। जो भी पुरानी एक रूढ़ियां चली आ रही हैं, चाहे वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें ये माना जाता है कि वुमेन इज इंफीरियर एंड मैन इज सुपीरियर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो ये जो तरीके की जो चीजें हैं वो कानून बना के लीगल प्रोटेक्शन महिलाओं को दी जाए, तो ये आर्टिकल 5 कहता है। और हम अपने यहाँ जब देखेंगे नेशनल लॉज में तो ऐसे बहुत से कानून हमारे यहाँ भी बने हैं जिससे कि इन प्रोविजंस को जो 1979 का सीडॉ है उसको हमने अपने यहाँ भी फॉलो किया है। देन आर्टिकल 6 है कि जो एक शोषण है महिलाओं का, जो दैहिक शोषण है, जो उसका शारीरिक शोषण है, उससे किस तरीके से मुक्ति मिले उसको। तो महिलाओं में जो सेल हो रहा है, परचेज होती है, कई बार खरीद फरोख्त होती है महिलाओं की, प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में आ जाते हैं, तो इन सब चीजों को लेके आर्टिकल 6 में प्रावधान किया गया है कि वो उनको रोका जाए, उनके लिए कानून बनाए जाएं। और ये इसका आर्टिकल 6 का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको एक इक्वालिटी की फील्ड मिले जिससे कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर पाए। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि हमारे यहाँ इसमें आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन का है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने की बात करता है। सीधा पीटा करके हमारे यहाँ से लॉ भी बने हुए हैं जो इसको इमोरल एक्टिविटीज को रोकने के लिए बनाए गए हैं। तो जो आर्टिकल 6 है इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये जो एलिमिनेशन अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, ये वुमेन के एक कहना चाहिए फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए, उसके जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए बनाने की बात कही गई है। Then another very important area which is covered by this particular convention, that is under article 7 and 8, 7 और 8 जो है उसके अनुच्छेद उसमें कहा गया है, that is related to their पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इक्वालिटी, कि उनको राजनीति में भी और उनको जो प्रशासन है, शासन है, उसमें बराबरी का एक हक मिले, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। सो दैट द वुमेन में बी अलाउड टू हैव द इक्वालिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन पॉलिटिक्स, की उनको वोट देने का भी अधिकार दिया जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे देश थे जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो इसलिए इस तरीके का हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है। संविधान ने इक्वलिटी का एक राइट दिया है, मैन और वुमेन को दोनों ही वोट कर सकते हैं।
लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें तो एक समय था कि वहाँ महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो ऐसे और भी कुछ कंट्रीज हैं। तो इसलिए जो आर्टिकल 7 है वो कहता है कि पॉलिटिकल अरेना में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में भी उनको एक इक्वालिटी और बराबरी का एक हक दिया जाए, जिससे कि वो अपना वोट दे सकें। और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उनमें भी वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के काम में। तो ये प्रशासन में भी उनको बराबरी का हक देने की बात कर रहा है और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिकल लाइफ में भी एक हक देने की बात कर रहा है आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 ऑफ दिस कन्वेंशन। देन जहाँ तक फैमिली के रिलेशंस और फैमिली के इक्वालिटी की स्टेटस की बात है, तो आर्टिकल 9 जो है इस कन्वेंशन का, वो इम्पॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि ये बात करता है कि किस तरीके से जो विमेन है वो अपनी नेशनैलिटी को रिटेन कर सकती है, अपनी जो राष्ट्रीयता है उसको किस तरीके से बनाए रख सकती है, वो आर्टिकल 9 में प्रावधान किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष महिला जो शादीशुदा हैं और पुरुष ने अपनी नेशनैलिटी चेंज कर ली, वो विदेश में जाके उसने अपनी नेशनैलिटी दूसरी ले ली। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि महिला ऑटोमेटिकली उसकी नेशनैलिटी को चेंज करने की एक बाध्यता की जाए। उसकी नेशनैलिटी उसकी चॉइस है कि वो कैसे रहेगी। उसकी हस्बैंड की नेशनैलिटी से उसको स्टेटलेस होना या उसको फोर्स किया जाना कि तुम भी इसमें आओ, ये नहीं हो सकता है। This is her right of equality relating to family status under Article 9. इसके साथ ही साथ जो स्टेट पार्टीज हैं उनको भी वेमेन को उनके एक अधिकार देना जरूरी है कि वो न सिर्फ अपना बल्कि बच्चों की भी, उनकी क्या नेशनैलिटी होगी उसकी भी रेस्पेक्ट की जाए, ऐसे लॉज बनाए जाएं। Then another right which is available, that is relating to the education. महिलाओं की शिक्षा को लेकर है, आर्टिकल 10 उसमें बात करता है। तो हम जब आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक समस्या, सबसे बड़ी एक जो समस्या आती है महिलाओं के साथ, गर्ल चाइल्ड से हम लेते हैं, तो वो बच्चों में एक ड्रॉप आउट रेट। बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल में पहले तो भेजा ही नहीं जाता है, और अगर स्कूल में भेजा भी गया तो आप लोग सब टीचर्स हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से गर्ल चाइल्ड जो है उसको आगे की हायर एजुकेशन तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आती हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाता है। तो ये जो आर्टिकल 10 है इस कन्वेंशन का, वो ये प्रावधान करता है कि ड्रॉप आउट जो है वो ना हो बच्चों का। एडल्ट एजुकेशन में भी उनको किसी न किसी तरीके से सहयोग किया जाए हर स्टेट पार्टी के द्वारा। उनको सेम अपॉर्चुनिटीज मिले, समान अवसर मिले, उनको सेम बेनिफिट्स मिले, उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाएं, उनको स्टडी के लिए कुछ ग्रांट्स दिए जाएं और ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, किसमें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, फिजिकल एक्टिविटीज में, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उनको वो सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएं। तो आर्टिकल 10 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिससे महिलाओं को बराबरी का हक मिले एजुकेशन में भी और ड्रॉप आउट ना हो। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और गर्ल चाइल्ड जो है वो आगे पढ़कर जाएं और उनको हर स्तर पर वही समानताएं मिलें जो एक पुरुष को या उसके एक मेल काउंटर पार्ट को दी जाती है। देन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस, व्यवसाय में किस तरीके से या जो नौकरी कर रहे हैं उनको क्या अधिकार होने चाहिए। तो आर्टिकल 11 है इसका कन्वेंशन का, जो एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस रिलेटेड चीजों की बात करता है, और वो ये कहता है कि जॉब में सिक्योरिटी मिले। जो भी महिला नौकरी कर रही है, शी मस्ट गेट दी सिक्योरिटी ऑफ अ जॉब एंड शी मस्ट बी गिवन प्रॉपर हेल्थ केयर, प्रोफेशनल, उसको जो पे है वो सब मिले प्रॉपरली, उसको प्रोटेक्शन हो इक्वल पे का, प्रमोशन में उसको समानता मिले। ये ना हो कि महिला को एक बार आपने एंट्री दे दी, जॉब में दे दी, और उसके बाद प्रमोशन उसका होने वाला है, उसकी आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। कोई हेल्थ ग्राउंड्स बीच में आ रहे हैं तो आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी से 11 और 12 अनुच्छेद दोनों आपस में जोड़ के भी हम बात कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट से ही संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई महिला है और ड्यूरिंग जॉब प्रेगनेंसी उसकी हो रही है, तो प्री नेटाल पीरियड, प्रेगनेंसी के पीरियड में उसको पूरा वेतन के साथ छुट्टी मिले, उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो सब मिले,
उसको लैक्टेशन की सुविधाएं मिले, तो जो भी चीजें रिलेटेड टू वुमेन हैं, और वुमेन imply women who is married and at the same time who is pregnant or who is a mother of the child, उसको ये सारी सुविधाएं देने की बात कही गई है आर्टिकल 11 और आर्टिकल 12 में, इस अनुच्छेद में। ये उसके बिजनेस और उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद 12 में ही अगर हम देखते हैं तो जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो उसको दिए जाने चाहिए, और ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव उसको फुल सैलरी मिले। ऐसा ना हो कि मैटरनिटी लीव तो दे दी गई है लेकिन सैलरी नहीं मिल रही है। और जहां तक ये एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस की बात है, तो ये इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये नहीं कहा गया है कि जो रेगुलर जॉब में है उन्हीं को ये सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अलग अलग काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो ये इक्वालिटी की बात है और वुमेन की बात है। तो वुमेन चाहे जहां भी हो उसको ये सुविधाएं देना जरूरी है, ये इस कन्वेंशन में कहा गया है। और इसी की तरीके से जो बात की गई है कि लॉ बनाया जाएगा हमारे यहाँ, हर जो स्टेट पार्टी है उसको कानून इसमें बनाने हैं। तो इस तरीके के कानून भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए कानून भी बनाए जाने जरूरी है, ये इसका प्रावधान है। तो आर्टिकल 12 और 11 ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये वर्किंग वुमेन के लिए है, और वर्किंग वुमेन चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, इस तरीके के स्टेट पार्टीज कानून बनाएंगे सो दैट दे मे हैव द जॉब सिक्योरिटी, उनकी जॉब सिक्योरिटी रहे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको सर्विस से निकाला ना जाए, बल्कि उनको मैटरनिटी रिलीफ दी जाए, मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाएं। साथ ही साथ उनको और जो सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है जब वो अपना जॉब में आती हैं, दोबारा से स्टार्ट करती हैं आफ्टर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, तो उस समय उनको क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं मुहैया कराना, ये इसका प्रावधान है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि फैमिली बेनिफिट्स और क्या क्या महिलाओं को मिल सकते हैं, तो आर्टिकल 13 बात करता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान जो बैंक्स हैं वो लोन भी दें उनको, वो अपनी संपत्ति का जो मॉर्गेज है वो करना चाहें, तो फाइनेंशियल कोई क्रेडिट लेना चाहें अपने नाम पे, तो इक्वल राइट्स हैं उसमें। ये नहीं होगा कि मेल ही केवल बैंक लोन ले सकता है, या जो बेनिफिट्स हैं वो मेल को ही मिलेंगे। जो भी एक कहना चाहिए कि समाज में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो रिक्रिएशन अपने मनोरंजन की कोई एक्टिविटीज हो, कल्चरल लाइफ हो, तो हर तरीके से उसको एक समानता का अधिकार दिया जाए, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, ये आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है। देन आर्टिकल 14 है जो अपने आप में एक सोशल सिक्योरिटी की बात करता है कि उसको किस तरीके से तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएं, उसको सुविधाएं दिए जाएं, और साथ ही साथ जो कम्युनिटी एक्टिविटीज हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कराया जाए उसको। कोई कोई ऐसी प्रथा ना हो, कोई ऐसा कस्टम ना हो कि वो कम्युनिटी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उस सांप्रदायिक जो एक्टिविटीज हैं उनमें वो ना जा सके, उनमें वो भाग नहीं ले सके। तो उसको इक्वलिटी का राइट है कि वो अपने हेल्थ फैसिलिटीज के लिए एडिक्वेट उसको समाज सब एंट्री मिले, पार्टिसिपेशन कर सके। अगर वो कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, कोई सूचना प्राप्त करना चाहती है, तो वो सूचनाएं ले सकती है। और साथ ही साथ एक और विशेष बात जो है कि अगर फैमिली से संबंधित, फैमिली प्लानिंग पर्टिकुलरली से संबंधित अगर उसको कोई सूचनाएं प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी उसको ये अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल अगर हम 15 की बात करते हैं, ये भी फैमिली से ही रिलेटेड है, फैमिली और हेल्थ से रिलेटेड है, कि उसको अपना पूरा अधिकार है कि अपने मन पसंद के वो रेसिडेंस और जहाँ की वो डोमिसाइल चाहती है वो उसको चुन सकती है। तो ये एक विशेष अधिकार हम कह सकते हैं महिलाओं को दिया है। और जो लास्ट इसमें अधिकार दिया गया है महिलाओं को, जो आर्टिकल 16 है, वो मैरिज रिलेटेड राइट्स हैं उससे कुछ कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपना पार्टनर जो है उसको चुनने का अधिकार है। तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट फॉर अ वुमन that she has the same right to freely choose her or her spouse, अपने स्पाउस को चुन सकती है कि किससे वो शादी करना चाहती है। एंड उसकी जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, और उसकी पूरी कंसेंट उसकी होनी चाहिए कि वो किससे शादी कर रही है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने लड़का देखा और उसके बाद शादी कर दी, इवन द गर्ल इज नॉट डिजायरिंग टू मैरी द बॉय, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 16 जो है वो ये कहता है
पर्टिकुलरली आर्टिकल 16 का क्लॉज बी है, वो ये कहता है कि द सेम राइट फ्रीली टू चूज द स्पाउस। तो अपने स्पाउस को वो चुनने का भी अधिकार रखती है। इसके साथ साथ मैरिज और डिसोल्यूशन, जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, अगर मैरिज में कोई डिसोल्यूशन की बात आ रही है, अलगाव की बात आ रही है, तो उसमें भी उसके सेम राइट्स हैं जैसा कि एक मेल काउंटर पार्ट के राइट्स होते हैं। फिर उसके बाद पेरेंट्स की तरीके से भी जो मेल के राइट्स हैं वही फीमेल के भी राइट्स हैं। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि पेरेंट्स और पेरेंट्स के नाम में फादर नेचुरल गार्जियन और मदर बाद में नेचुरल गार्जियन थी, लेकिन ये जो हमारा 1979 का कन्वेंशन है ये कहता है कि पेरेंट्स को इक्वल राइट्स हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने चिल्ड्रन को किस तरीके से उनका नरिशमेंट करेंगे, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे, उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे। And at the same time, the very important right which is available to a woman under this Article 16 is that she can decide the size of the family. अपनी फैमिली का साइज डिसाइड करने का उसको अधिकार है कि जो उसके चाइल्ड हैं उनका नंबरिंग क्या होगा, उनका स्पेसिंग क्या होगा, कितने समय बाद उसको बच्चा चाहिए। तो ये जो है अधिकार आर्टिकल 16 का क्लॉज ई है, इसमें दिया गया है कि वो उसको इस तरीके की सुविधाएं भी मिले, एजुकेशन भी मिले, जिससे कि वो अपने इन राइट को पूरी तरीके से अपना एक्सरसाइज कर सके, उन अधिकारों का प्रयोग कर सके। तो ये जो महिलाओं से संबंधित अधिकार हैं वो अधिकार उसके एम्प्लॉयमेंट से हैं, फैमिली स्टेटस से रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल उसके स्टेटस से रिलेटेड हैं, उसके बिजनेस को लेकर हैं, उसके लीगल प्रोटेक्शन को लेकर हैं। तो हर तरीके का जो राइट है वो इस 1979 के कन्वेंशन में महिलाओं को मिला हुआ है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमें मालूम पड़ता है कि जो एक मिनिमम एज है मैरिज की वो भी डिसाइड करना अपने आप में जरूरी है। आर्टिकल 16 में जो मैरिज से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारा दिया गया है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो मैरिज हुई है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो, ऑफिशियल रजिस्ट्री जो है वो कंपलसरी हो। ये अपने आप में एक विशेष प्रावधान है इस कन्वेंशन का। और ये माना जाता है कि जो स्टेट पार्टीज हैं वो जब अपने यहाँ कानून बनाएंगे तो इस तरीके के प्रावधान को रखेंगे भी। जहाँ तक हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इस तरीके के ऑलमोस्ट बहुत सारे लॉज बने हुए हैं जो 79 के कन्वेंशन में दिए गए हैं। इसके बाद एक जो और इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए क्या काम हो रहे हैं, तो 1993 की वियना डिक्लेरेशन था एक, उसमें वुमेन और गर्ल चाइल्ड के राइट्स की बात, उनके इक्वालिटी के राइट्स की बात कही गई कि उनको फुल पार्टिसिपेशन मिले हर तरीके के कार्य में, चाहे पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल पर हर तरीके का जो एक कहना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन है उसको किस तरीके से इरेडिकेट किया जाए, उसको हटाया जाए, उसको समाप्त किया जाए, इसको लेके वियना डिक्लेरेशन 1993 में कुछ प्रावधान बनाए गए। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो महिलाओं के लिए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे हुए जिसमें समय समय पर उनके जो एक कमिटमेंट था कि विमेन को किस तरीके से इक्वालिटी प्रदान की जाए। तो जो वर्ल्ड प्लान एक्शन था एक, तो 1975 से 85 तक का पूरा डिकेड जो है एक कहना चाहिए वो महिलाओं के लिए समर्पित किया यूनाइटेड नेशंस ने। और उसके बाद फिर कोपेनहेग में एक सम्मेलन हुआ इंटरनेशनल, इसमें भी महिलाओं की इक्वालिटी की बात कही गई। देन नैरोबी में एक सम्मेलन हुआ 1982 में, और फिर बीजिंग में हुआ 1995 में। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक MDG करके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे 2000 में, जिसमें कहा गया था कि 2000 से लेके 2015 तक में ये सारे गोल्स अचीव करने हैं। तो उसमें खास करके अगर महिलाओं की बात कही जाए तो गोल नंबर 3 था उसका MDG का, उसमें जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई थी कि वुमेन को किस तरीके से एम्पावर किया जाए और उसको इक्वालिटी कैसे प्रदान की जाएगी। ये एक गोल बनाया था मिलेनियम डेवलपमेंट का। तो 2000 से लेकर 2015 15 साल का एक समय दिया गया था, लेकिन जब 2010 में इसका रिव्यू हुआ तो ऐसा लगा कि इसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद फिर एक SDG के नाम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक आया जो अभी 2030 तक उसमें हमको अचीव करना है।
तो इसमें भी महिलाओं के लिए एक गोल नंबर 5 है जो प्रेजेंट में चल रहा है इस समय, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 2030 तक हमको अचीव करना है। उसका गोल नंबर 5 है जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो, ऑल फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन शुड बी इरेडिकेटेड एंड एलिमिनेटेड। तो ये जो गोल चल रहे हैं इस पे भी महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी समानता की बात हो रही है। इसके बाद इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो यूडीएचआर जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिकॉज इट इज अवेलेबल टू एवरीवन, तो हर किसी के लिए ये प्राप्त है। तो इसमें महिलाएं और पुरुष सभी आती हैं, तो जो राइट्स पुरुष को मिले हैं वो राइट्स महिलाओं को भी मिले हैं। ये एक एडिशनल चीज है कि अगर किसी विशेष हम कन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो वो महिलाओं के लिए है, और जो कन्वेंशन बाकी के हैं वो महिलाओं और पुरुष सभी के लिए हैं। तो इसके साथ अगर आईसीसीपीआर की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो इसका आर्टिकल 3 जो बात करता है वो इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, वुमेन एंड मैन के बीच में इक्वालिटी की बात करता है फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। जितने भी सिविल और राजनीतिक अधिकार हैं वो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा एक समान रूप से एंजॉय किए जाएंगे, उसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 3। तो ये आईसीसीपीआर में जितने राजनीतिक और सिविल अधिकार दिए गए हैं वो भी महिलाओं को उपलब्ध हैं, पर्टिकुलरली इस आर्टिकल 3 की वजह से कह सकते हैं। और फिर दूसरा एक और जो कवनेंट है, इंटरनेशनल कवनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो दूसरा इसकी पसंदा थी, उसमें भी आर्टिकल 3 ही है, उसका भी आर्टिकल 3 है। और वो भी स्टेट्स को ये कहता है कि वो इंश्योर कराएं कि वुमेन और मेन जो हैं उनके राइट्स इक्वल हों। तो अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे तो यूडीएचआर सारे राइट्स देता है, आईसीसीपीआर और आईसीएससीआर वो भी महिलाओं को अधिकार देने की बात करता है, इक्वालिटी की। और जब इक्वालिटी है, समानता है, तो जो अधिकार पुरुषों को मिले हुए हैं वही अधिकार महिलाओं को भी मिलेंगे। तो अगेन इफ वी गो फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो कि अभी इस समय भी क्या कोई एक्शन प्लान इस समय महिलाओं के लिए चल रहा है जिसमें उनकी बात कही गई है, तो यूनिसेफ का एक प्रोग्राम है, गर्ल चाइल्ड, बेसिकली उनका फोकस है 2018 से 2021 तक, 2018 से 2021 तक का उनका जेंडर एक्शन प्लान है। और उसमें वो बात करते हैं कि हेल्थ बच्चों को प्रॉपर मिले, गर्ल चाइल्ड को खास करके सभी को मिले, लेकिन गर्ल्स को और वुमेन को अक्रॉस दी वर्ल्ड बात करते हैं कि हेल्थ अच्छा हो उनकी, न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिले, और जो HIV एड्स के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं उसके लिए उनको एक सुविधा प्राप्त हो कि वो किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट ले सकें, एजुकेशन सबको बराबर मिले। देन खास करके महिलाओं और लड़कियों के लिए जो बात की गई है कि उनको वाटर, पानी की सुविधा मिले, सैनिटेशन, सफाई होनी चाहिए, हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन की बात करी गई है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ साथ सोशल पॉलिसीज भी इस तरीके से बनाई जाएं कि उनको, वो बच्चे अपना ठीक तरीके से अपना आगे बढ़ सके और वो ठीक जो भी उनके अधिकार हैं उनको वो प्राप्त कर सकें। तो इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं महिलाओं के अधिकारों की बात हम अगर करते हैं तो महिलाओं के लिए ये सीडो अपने आप में सबसे बड़ी एक अधिकार की कह सकते हैं प्रपत्र है। और उसके बाद यूडीएचआर, आईसीएससीआर, आईसीसीपीआर की हम बात करें तो उसमें भी प्रावधान किए गए हैं। और इसके साथ यूनिसेफ के अपने प्लान्स हैं। एमडीजी इस समय नहीं चल पा रहा है, लेकिन एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी उनके लिए प्लान किए गए हैं। वर्किंग वुमेन के लिए ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बहुत से रिकमेंडेशंस हैं, बहुत से उसके गाइडलाइंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ इंडिया में भी कई लॉज ऐसे बनाए गए हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो महिलाओं, वर्किंग महिलाओं के लिए है खास करके, क्योंकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस वर्किंग वुमेन के लिए, वर्किंग जो मेन और वीमेन है उनके लिए है। तो वो हमारे यहाँ कानून बनाए गए। अगर हम अब अपने यहाँ संविधान की बात करते हैं तो संविधान में हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसकी प्रियम्बल जो कहना चाहिए, तो जो सबसे पहले 5 शब्द हैं हमारे प्रियम्बल के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो शुरुआत है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग।
तो जब वी कहते हैं, WEV, इसका मतलब ये है कि पूरा संविधान है हमारा वो वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए है, उसमें कहीं पर भी पुरुष और महिला के लिए भेदभाव की कोई बात नहीं होगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी इंक्लूड्स एवरीवन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब इसी संविधान की जो हमारी प्रियम्बल है, इसके आखिरी के जो 5 वर्ड्स हैं हमारे, एंड टू गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इस संविधान को अपने को समर्पित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये जो हमारी प्रियम्बल है, ये हमें बता रही है कि ये जो संविधान है भारत के लोगों के लिए है, भारत के लोगों ने अपने आप को आत्मसमर्पित किया है। और ये जो हम वर्ड दिया गया है, हम में ना वो महिला की बात कर रहे हैं, ना वो पुरुष की बात कर रहे हैं, वो हम भारत के लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि इसमें महिलाओं के लिए कोई भेदभाव की जगह नहीं है, उनको समानता के अधिकार दिए गए हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे अपने संविधान के और प्रावधानों की तरफ, तो भी हमें दिखाई देता है कि हाँ, ये एकता असमानता बनी हुई है। तो पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकारों की बात करता है, आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इक्वालिटी क्लॉज है, एक समानता का अधिकार है कि स्टेट किसी भी तरीके से किसी के बीच भी भेदभाव नहीं करेगा, ना तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये अपने आप में एक अधिकार है जो हर किसी को अवेलेबल है। खास करके विशेष अधिकार एक जो महिलाओं को दिया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में, जिसमें कि ये कहा गया है कि स्टेट कोई भी जो लॉ है वो बना सकता है इक्वालिटी के होते हुए भी। तो इसमें वो आर्टिकल 15 अपने आप में क्लॉज 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है वो किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स इज ऑल्सो। एक सेक्स भी उसमें ग्राउंड है। जेंडर की हम जब बात कर रहे हैं मेल फीमेल में, तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो और ग्राउंड्स हैं वो रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, लेकिन सेक्स इज ए ग्राउंड। तो हम ये मान के चलते हैं कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा आर्टिकल 15 में। और इसी तरीके से अगर हम देखें आर्टिकल 16 में भी, तो आर्टिकल 16 के भी क्लॉज 2 में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, जो स्टेट में सर्विसेज से संबंधित है, महिलाओं के कार्य से संबंधित है, कि कोई अगर महिला अपना नौकरी करना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट में आना चाहती है, तो दैट इज ओपन फॉर, वो उसके लिए खुले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई असमानता होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ में रिलीजन, रेस, कास्ट के होते हुए सेक्स के आधार पर भी किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। देन आर्टिकल 19 वी ऑल नो कि जो ट्रेड एंड बिजनेस की बात करता है, प्रोफेशन की बात करता है, उसमें भी किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ नहीं है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है, वो हर किसी को अवेलेबल है, तो हर कोई अपनी तरीके से जी सकता है। 21A एजुकेशन की बात करता है, तो वो भी सब हर किसी को प्राप्त है इक्वली, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आर्टिकल 23 जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी आपसे इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में कहा था कि जो महिलाओं में सेल, परचेज और प्रोस्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे संबंधित कानून बनाए जाने चाहिए। तो आर्टिकल 23 जो है हमारा, वो भी प्रोहिबिट करता है, निषेध करता है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग ना हो। तो खास करके एक प्रथा चली आ रही थी देवदासी की भी इंडिया में, और इस तरीके से छोटी बच्चियों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, और होने को तो कानून बना हुआ है, लेकिन चीजें हो रही हैं, उसको किस तरीके से रोकना है ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। लेकिन कानून बना है कि 23 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि किसी भी तरीके का ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर है, प्रोस्टिट्यूशन है, अगर इस तरीके की चीजें, इमोरल ट्रैफिक है, तो उसको प्रोहिबिट करता है। और इससे संबंधित कानून भी बने हुए हैं, सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन तरीके से 1956 में बना था। 86 में फिर उसको पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग करके, उसको मॉडिफाई करके नया नाम से उसको लाया गया। तो वो लॉ हमारे यहाँ भी चलता है। तो पार्ट 3 जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, ये सब हमारे मूल अधिकार हैं, जिसके वायलेशन के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 32 में एक रेमेडीज का, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी अधिकार है कि ये फंडामेंटल राइट है, अगर इसका वायलेशन हो रहा है, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने इस राइट को, राइट की रेमेडी के लिए जा सकते हैं।
इसके बाद अगर हम देखें कि महिलाओं से संबंधित और कौन से प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, खास करके वर्क को लेके, उनकी सैलरी को लेके, ये सारे, तो पार्ट फोर्थ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि किस तरीके से वो महिलाओं को पुरुषों को समानता का दर्जा स्टेट देगा। तो आर्टिकल 39A जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए कि वो स्टेट को ये एक ऑब्लिगेशन है कि वो ऐसी चीजें इंश्योर करे कि हर किसी को लिवलीहुड के एडिक्वेट मीन्स मिले, जो उनकी एक जीवकोपार्जन की जो चीजें हैं उसके लिए उनको एक पर्याप्त सुविधाएं मिले, उनको ये राइट दिया जाए। तो 39A इसकी बात करता है। उसके बाद 39D एक है आर्टिकल, वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है कि जो भी लोग कार्य कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन उनको दिया जाएगा। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है 39D। इसके बाद 39E जो है वो ये कहता है कि स्टेट ऐसी चीजों को इंश्योर करेगा कानून बना के कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ इसमें और भी हैं, बच्चे भी हैं टेंडर एज के, लेकिन महिलाओं की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, महिलाओं से भी संबंधित है, तो वो उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को अब्यूज ना किया जाए, उनका दुरुपयोग ना किया जाए। इस तरीके के कानून बना के स्टेट इंश्योर करेगा कि महिलाओं के जो वर्कर्स हैं, खास करके स्ट्रेंथ ऑफ दिस वर्कर्स, ये वर्किंग महिलाएं हैं, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को अब्यूज ना किया जाए। देन 42 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी कहना चाहिए कि वर्किंग वुमेन से ही संबंधित है कि इस तरीके के प्रावधान बनाए जाएंगे कि उनको जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस मिले ड्यूरिंग वर्क, उनको ऐसी सुविधाएं दी जाएं कि जब वो कार्य पर जा रही हैं तो उनका जो एक वातावरण है वहाँ का वो इतना आसान, इतना जस्ट और मतलब मानवीय होना चाहिए कि जिससे वो ठीक तरीके से वहाँ पर कार्य कर सके, उनको किसी भी तरीके की एक ये ना लगे कि उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। वहाँ पे कंडीशंस जस्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ की भी बात इसमें कही गई है कि उनको मैटरनिटी रिलीफ किस तरीके से जो प्रसूति की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं देने की बात कही गई है। इसके बाद आर्टिकल 43 है इसी में पार्ट फोर्थ में, वो बात करता है लिविंग वेजेस की और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की, कि इस तरीके से कानून बनाए जाएं कि बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों के लिए, महिलाओं के लिए ही नहीं है, दोनों के लिए, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी, कि इस तरीके के कानून बने कि जो वर्कर्स हैं उनको लिविंग वेज, ऐसे रहने योग्य उनको सैलरी प्राप्त हो, साथ ही साथ जो उनका लाइफ का स्टैंडर्ड है वो भी डिसेंट हो। ऐसा ना हो कि काम ज्यादा लिया जाए और उसके बदले में उनको पैसे कम दिए जाएं, ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड एक लिविंग वेज है वो उनको प्राप्त होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आर्टिकल 46 है अपने आप में, वो भी इम्पोर्टेंट होता है इसी का, जो ये बात करता है कि एजुकेशन से संबंधित और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से संबंधित किस तरीके से उनको स्पेशल केयर करनी होगी। तो वो महिलाओं के लिए खास करके इम्पोर्टेंट होता है कि जो वर्किंग वुमेन है उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्या होंगी, उनको अपॉर्चुनिटीज क्या दी जाएंगी, इससे संबंधित स्टेट को कानून बनाने हैं। और अब आते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, जो पार्ट 4A है। वैसे तो सभी ड्यूटीज सिटीजन्स को हैं, मैंने पहले भी कहा कि हमारा संविधान महिला पुरुष सभी के लिए, हम सबके लिए है, लेकिन जो खास करके एक ड्यूटी महिलाओं के प्रति सिटीजन्स की है, नागरिकों की है, वो 51A क्लॉज E में दी गई है, टू रेनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी अगेंस्ट द वुमेन, कि ऐसी कोई भी जो कार्य हैं जो महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट में है उनको छोड़ा जाए, उनका त्याग किया जाए, ऐसा सिटीजन का ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, वो उनको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को पूरे अधिकार दिए गए हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल उनकी जो एक कहना चाहिए कि उनको समानता मिलनी चाहिए। तो जब से हमारे यहाँ पंचायत का सिस्टम शुरू हुआ है उसमें आप देखिए कि पंचायत में महिलाओं को एक रिजर्वेशन दिया गया है कि वो भी अपना पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं ग्रास रूट लेवल से। तो हमारे यहाँ जो इसमें संविधान में प्रावधान किए गए हैं, सीट्स भी रिजर्व की गई हैं महिलाओं की, वो ग्राम प्रधान भी हैं आज, पॉलिटिकल उसमें अपना पूरा उनका पार्टिसिपेशन है। तो इस तरीके से
पॉलिटिक्स में भी, सोशल लाइफ में भी, इकोनॉमिक लाइफ में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी, लीगली अदरवाइज भी देखा जाए तो महिलाओं को पूरी समानता संविधान में दी गई है। अब वर्किंग वुमेन के स्टैट्यूटरी जो अलग से कहना चाहिए एक्ट कौन से हैं या उनमें क्या प्रावधान है, तो इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो समय समय पे अपने प्रिंसिपल्स जारी करते हैं, वो गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस भी देते हैं। तो दो तरीके के हैं उसमें, एक तो वो एक्सक्लूसिवली जो वुमेन वर्किंग वुमेन के लिए हैं और एक वो जो सब पे लागू होते हैं। तो जो वुमेन के लिए हैं वो मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड है, इक्वल रेम्युनरेशन से रिलेटेड है, और अभी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है उससे रिलेटेड है। और बाकी जो भी कानून लेबर लॉज बने हुए हैं, क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री वेयर वी आर हैविंग 44 लेबर लॉज, हमारे पास 44 लेबर लॉज बने हुए हैं, लेकिन अभी 2019 ऑनवर्ड्स जितने भी ये 44 कानून हैं लेबर लॉज के, लेबर को लेकर, मजदूरी को और कामगारों को लेकर, उसमें अब कोड बनाने की, संहिताकरण करने की बात कही गई है और 4 तरीके के कोड्स की बात कही गई कि एक तो वेज कोड बन जाएगा, जो उनकी सैलरी से संबंधित जो भी कानून है वो सब एक साथ किए जाएंगे। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोड है, जिसमें कहा गया है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कानून है उन सबको एक साथ इस कोड में रख दिया जाए। फिर उसके बाद एक सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी का एक कोड है, जो भी लॉ सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो सब इसमें रखे जाएंगे। और चौथा कोड जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। तो ये सारे कानून 4 कोड में रखे जाएंगे। तो अभी आज की स्थिति में तो ये है कि हमने वेज कोड तो हमारा पार्लियामेंट ने बना दिया, पास कर दिया, लागू भी हो गया है, जिसमें वेजेस से लेके सैलरी से लेके सारे प्रावधान आ चुके हैं, सारे लॉज उसमें आ चुके हैं। लेकिन बाकी के जो कोड हैं उस पे, क्योंकि कोविड का समय हो गया था, कुछ पास हुए एक हाउस से, कुछ नहीं हो पाए, कुछ स्टैंडिंग कमेटीज बनी हैं उस पे चले गए, और बाकी कुछ इस समय क्योंकि कोविड के समय पर माइग्रेंट लेबर्स पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उनको लेके भी एक रिव्यू चल रहा है कि किस तरीके से इसमें और सुधार किए जाएं, जिससे कि इन कानूनों को जो कोड बनाए जाने हैं उनको आगे लेकर आया जाए। तो ये जो कोड की हम बात कर रहे हैं कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं या क्या हैं, तो महिलाओं से संबंधित अगर हम बात करें तो जरूरी है उनके लिए कि उनके कार्यस्थल पर प्रॉपर रेस्ट रूम्स बने हों, उनके लिए लेटरिन और यूरिनल्स की व्यवस्था प्रॉपर की गई हो, वॉशिंग फैसिलिटीज हो, बच्ची वाली जो महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए क्रैश का इंतजाम किया जाए वहाँ पर वर्किंग प्लेस पर। उसके साथ साथ मैटरनिटी जो सेंटर हैं उनके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि क्या होना चाहिए, वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए महिलाओं के, नाइट ड्यूटीज में आएंगी या नहीं आएंगी। तो इन सब चीजों से लेकर जो भी प्रावधान है महिलाओं के लिए वो सब बनाए गए हैं। कानून इस पे बहुत सारे हैं, वो फैक्ट्रीज एक्ट हो, बीड़ी सिगार एक्ट, बहुत सारे कानून हैं जो महिलाओं के लिए, खास करके इंडस्ट्रियल एंड वर्कर, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, हर एरिया में, क्योंकि महिलाएं हर एरिया में काम करती हैं, तो हर जगह उनको किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये सारे कानून इसमें महिलाओं से संबंधित भी प्रावधान करते हैं। लेकिन हर किसी में अगर हम देखें तो जो प्रावधान है वो उनकी वेज से लेकर है कि इक्वल रेम्युनरेशन हर किसी को मिलेगा, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनके वेलफेयर के लिए काम होगा, वर्किंग कंडीशंस उनके लिए अकॉर्डिंगली ह्यूमन होंगी, और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उसमें महिलाओं के साथ उनका क्या रोल होगा, इससे लेके सारे कानून बने हुए हैं। क्योंकि आप सभी यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस से हैं, तो आप लोगों के लिए खास करके जो मैं बताना चाहती हूँ, जो कानून है वर्किंग सेक्सुअल हरासमेंट का, जो एक एक्ट बना था 2013 में, तो 2013 में, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया था विशाखा वर्सेस राजस्थान, उसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि ये गाइडलाइंस को तब तक फॉलो किया जाए जब तक कि कानून ना बने। तो कानून बना 2013 में, और उस कानून के अंतर्गत महिलाओं को, वर्किंग महिलाओं को, एट वर्क प्लेस की बात करता है ये सेक्सुअल हरासमेंट का जो है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट एट वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस का मतलब है महिलाएं जो कार्यरत हैं उनको क्या क्या सुविधाएं इसमें दी जाएंगी, उनको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, ये सारे इसमें 2013 के एक्ट में है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो आपका ये यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, जो भी हो,
उसमें एक आईसीसी के नाम से, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के नाम से एक कमेटी होगी। उस कमेटी की जो चेयरपर्सन होगी वो महिला ही होगी। बाकी उसमें 50% महिलाएं होंगी, उसके अतिरिक्त वो पुरुष भी हो सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसी महिला सोशल वर्कर उसकी मेंबर होगी जो इन सब मुद्दों से लेकर, महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं या जो भी चीजें हो सकती हैं उनसे लेकर वो जानकारी रखती हो, कार्य कर चुकी हो, कार्य कर रही हो, वो एक मेंबर होगी। तो ये जो आईसीसी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोर्ट ने ही बताया था और उसको इस एक्ट में भी सेक्शन 4 में लिया गया है कि ये महिलाओं की एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी और उनको वही अधिकार हैं जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स को हैं इन द मैटर्स ऑफ कि किस तरीके से इंक्वायरी की जाएगी, कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे विटनेसेस को लेंगे। तो सारे सुविधाएं, सारे अधिकार इसमें दिए गए हैं और ये जरूरी है कि हर इंस्टीट्यूशन में ये एक कमेटी बनाई जाए। साथ ही साथ अगर कमेटी नहीं बनाता है कोई इंस्टीट्यूशन तो उसका जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर पेनल्टी की भी बात कही गई है, 50,000 रुपये पेनल्टी भी लगेगा अगर नहीं है। तो जब ये एक्ट आया, जब ये कानून डिसीजन हुआ कोर्ट के द्वारा, उस समय केवल ये पब्लिक सेक्टर्स के और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात थी, लेकिन जब लॉ आया ये तो इसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी इसमें अपने में लिया, प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया। तो जो कहना चाहिए इंस्टीट्यूशंस है वहाँ तो आईसीसी के नाम से ये कमेटी बनेगी और बाकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी क्योंकि महिलाएं बहुत काम कर रही हैं वो रेमेडी के लिए कहाँ जाएंगी, तो एक लोकल कंप्लेंट कमेटी एलसीसी के नाम से भी प्रावधान किया गया है कि एक लोकल कंप्लेंट कमेटी भी बनेगी और डीएम जो है वो उसमें देखभाल करेंगे कि कैसे कंप्लेंट आए, कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है और एक डे उन्होंने एक टाइम बाउंड समय में इसमें कार्यवाही करने के लिए भी प्रावधान किए हैं। तो ये तो है एक जो एक यूनिवर्सल कह सकते हैं एक्ट है महिलाओं के लिए, सभी के लिए। लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज की महिलाओं के लिए जो है वो एक यूजीसी में भी अपने रेगुलेशंस बनाए 2015 में। अगर आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको देखेंगे कि यूजीसी ने अपने 2015 में जो रेगुलेशंस बनाए हैं, यूजीसी प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस ऑफ द वुमेन एम्प्लॉइज एंड स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर उन्होंने वुमेन एम्प्लॉइज को भी इसमें रखा है और स्टूडेंट्स को भी रखा है। ये वर्किंग वुमेन की बात जहां तक हो रही है तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है उसी तक सीमित रहेगा ये सेक्सुअल हरासमेंट। जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट द एम्प्लॉयज, वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उन पर भी ये रेगुलेशन लागू किया जाएगा। अगर उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उनको भी इसमें सुविधा दी गई है, अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट देखें तो सक्षम करके एक बुकलेट पड़ी हुई है यूजीसी की वेबसाइट पे, सक्षम के नाम से एक बुकलेट है और मुझे लगता है कि हर महिला को उस बुकलेट को देखना चाहिए क्योंकि उसमें वो सारे प्रावधान, वो सारा प्रोसीजर, वो सारे नियम बताए गए हैं कि कैसे ये कमेटी बनेगी, कैसे काम करेगी, कंप्लेंट कब देनी है, कितने दिनों में इसका निस्तारण किया जाएगा, क्या क्या हो सकता है, ये अपने आप में जानना बहुत जरूरी है। तो इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं, लेबर लॉज में हमारे यहाँ प्रावधान किए गए हैं और उसके साथ ही साथ वर्किंग वुमेन का जो एक सेक्सुअल हरासमेंट की हम बात करते हैं तो उससे संबंधित भी कानून बनाए गए हैं। मैं इस समय सिर्फ अधिकारों की बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं इस समय उनके अगेंस्ट में क्राइम क्या होते हैं, ऑफेंसेस क्या हैं, मैं उसमें उस एरिया में जाना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मैं अधिकार पे बात करना चाह रही हूँ। अब हम आते हैं उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है कि जो कोविड-19 है इस समय में, ये जो महिलाएं हैं, वर्किंग महिलाएं हैं और जो घर में घर की महिलाएं हैं, उनके ऊपर कोई विशेष इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई विशेष प्रभाव पड़ा है, खास करके इस समय में जब हम लॉकडाउन में थे या अनलॉक भी हो गए हैं, तो ऐसे समय में महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो एक न्यूज़पेपर हिंदू है, हिंदू बिजनेस लाइन.com, उसकी एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की थी, rapid assessment of the impact of COVID-19 in cases of employment. एम्प्लॉयमेंट से संबंधित केसेस में किस तरीके की क्राइसिस महिलाओं के साथ चल रही है, उस पर एक उन्होंने एक असेसमेंट किया और उसकी जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो उसमें उन्होंने ये पाया कि जो 3/4 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, 3/4 जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वुमेन से रिलेटेड, वो अपने आप में नॉन रेगुलर है।
जितनी भी महिलाएं वर्क कर रही हैं इंडिया में, उसमें केवल 25% रेगुलर वर्क में है, बाकी 75% जो है वो नॉन रेगुलर है। नॉन रेगुलर से यहाँ पे क्या मतलब है, या तो वो कैजुअल वर्कर हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। उसमें डोमेस्टिक हेल्थ भी आते हैं, उसमें बाकी की और भी कार्य आ सकते हैं। मतलब जहाँ पे उनका कोई एम्प्लॉयर ऐसा नहीं है जो उनको इन नियमों के अंतर्गत आता हो। जिन कानूनों की मैंने बात की लेबर लॉ से संबंधित, वो उनके ऊपर लागू नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जब डोमेस्टिक हेल्प है, उसमें वो नियम तो है कि उनको 8 घंटा काम करने से या 9 घंटे काम करने से इतना उनको सैलरी दी जाएगी, लेकिन इस तरीके की चीजें इन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इसीलिए जो नॉन रेगुलर और कहना चाहिए कि जो रेगुलर उसमें महिलाएं नहीं हैं, उनका नंबर हमारे यहाँ ज्यादा है। और यहाँ पर इस समय में खास करके कोविड के पीरियड में भी इसमें देखने में आया कि उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। और खास करके जो कोविड के प्रोटोकॉल्स थे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, लॉकडाउन में स्टे एट होम की जो एक कहना चाहिए प्रोटोकॉल था कि घर में ही रहना है, तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो वर्किंग महिलाओं का हुआ उस सेक्टर में जहां पर कि वो रेगुलर नहीं। जो रेगुलर हैं वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क एट होम, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लेकिन जो डोमेस्टिक हेल्प है या बाकी के जो लोग हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को हुआ और महिलाओं को हुआ, और साथ ही साथ जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनको भी इसमें हुआ। तो इससे क्या, एक एक जो रिपोर्ट का जो एक कहना चाहिए जिस निकल कर आए कि इससे जो एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ा। एक तो एम्प्लॉयमेंट उनका खत्म हुआ, दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कम हुआ। एक तो समाप्ति हो गया कुछ मामलों में, कुछ मामलों में वो कम हो गया। और साथ ही साथ इससे एक जो इम्पैक्ट पड़ा वो पॉवर्टी की तरफ, गरीबी की तरफ आया। जब काम नहीं कर रहे हैं तो पैसा नहीं मिल रहा है, जब पैसा नहीं मिल रहा है तो गरीबी में आ गए। और उस समय उनके जो लिवलीहुड है, जो उनका जीने का तरीका है, जो उनका फूड है, शेल्टर है, कई तरीके से उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। और ये जो नंबर है ये अपने आप में 75% ऑफ द वर्किंग वुमेन रहा। और उसके बाद अगर हम दूसरा ये देखें, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 7 अप्रैल 2020 को उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट जारी की वर्किंग वुमेन के ऊपर। तो उन्होंने बात की ग्लोबली कि देर आर 100 मिलियन फीमेल वर्कर्स, 100 मिलियन फीमेल वर्कर्स हैं ऑलमोस्ट, जो हेल्थ केयर उसमें आते हैं, जॉब में है, हेल्थ केयर वाले जॉब में है, इंस्टीट्यूशंस में है। और इस समय में सबसे ज्यादा नुकसान उनके साथ भी हो रहा है, क्योंकि जब से ये कोरोना आउटब्रेक हुआ है तो उनके साथ एक इनइक्वालिटी, एक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि हेल्थ केयर में वो फ्रंट लाइन वॉरियर की तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। जो नर्सेज हैं वो देखभाल में लगे हुए हैं, उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उसके बाद भी वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो उनको हेल्थ के ग्राउंड पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया जो डोमेस्टिक हेल्थ थे उनके लिए, जो नर्सिंग सेक्टर में है, जो हेल्थ सेक्टर में है, उनके साथ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इसका कोरोना का। इसके साथ साथ एक और ये देखा जाए कि ये नॉन रेगुलर जो वर्किंग वुमेन है, ये कहाँ कहाँ पर काम करती हैं। तो बेसिकली 5 सेक्टर हम देख सकते हैं जहाँ पे महिलाएं, एग्रीकल्चर में एक तो महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती हैं, दूसरा हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं, तीसरा एजुकेशन में काम करते हैं, चौथा जो डोमेस्टिक वर्क है उसमें काम करती हैं, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी महिलाएं लगी हुई हैं काफी, उसमें काम करती है। तो जो ये 5 कहना चाहिए जो सेक्टर हैं जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, इन सब में अगर महिलाओं की एक परसेंटेज देखी जाए तो 80% ऑफ द वुमेन आर इन वर्कफोर्स, 80% वुमेन वर्कफोर्स में है इन पांचों सेक्टर में। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन उनकी जो वेजेस थे वो सब रुक गए, और उनके कहना चाहिए जो हाउस होल्ड में जो उनको जरूरी चीजें थी वो उससे नहीं मिल पा रही हैं उनको। कई जगह तो जो डोमेस्टिक हेल्प है उनको उनकी नौकरी को लेकर सस्पेंड कर दिया, उनको निकाल दिया। बहुत ज्यादा घर ऐसे हैं जिनको कहा गया कि अब आप हमारे घर मत आइए क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं। तो वो उनके, अगर वो 8 घरों में काम करती थी तो अब मुझे लगता है कि वो 1 या 2 घर में ही काम कर रहे हैं।
जबकि उनका पूरा का पूरा परिवार उनके वेतन पे चल रहा था, उनको वो वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो जो सबसे बड़ा ये कहना चाहिए एक नुकसान हुआ है, एक इम्पैक्ट पड़ा है, वो नॉन रेगुलर वर्कर्स की, वर्किंग वुमेन की तरफ पड़ा है। जो रेगुलर में है उनको तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। तो इसके साथ साथ जब उनको वेतन नहीं मिल रहा है तो उनका नरिशमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो रहा है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो केवल उन वर्कर्स महिलाओं को ही नहीं है जिनको नौकरी से निकाला गया है, बल्कि जो वर्किंग है उनको भी स्ट्रेस इसमें पड़ा है। इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि जो नॉन वर्क, जो वर्किंग इन रेगुलर उसमें है, उनका भी स्ट्रेस पड़ा है, उनका भी जो नरिशमेंट है वो अंडर नरिशमेंट हुआ है, क्योंकि उनको एक साथ दो फ्रंट पे काम करना पड़ रहा है। एक तो वो घर में अपना रह रहे हैं, तो घर में रहते हुए उन्हें वो सारे काम काज करने पड़ रहे हैं जो उनको एक डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती थी, उसकी जो काम का एक बंटवारा हो जाता था, उनको वो भी काम करना पड़ रहा है। सेकंड, क्योंकि वो वर्किंग महिलाएं हैं तो जो उनको वर्क प्लेस पे जो उनको काम करने पड़ते थे वो वर्क फ्रॉम होम करने पड़ रहे हैं, तो इससे उनका जो स्ट्रेस है वो भी काफी बड़ा है। तो नीड प्रोटेक्शन, उनको किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कैसे किया जाए। तो जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प की बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से भी आए। इंडिया में ड्यूरिंग लॉकडाउन के जो भी लोग काम पर नहीं जा रहे हैं उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको सैलरी पूरी देंगे, लेकिन इस तरीके के जो नॉन रेगुलर वर्कर हैं उनको कौन सैलरी दे रहा है इसके ऊपर कोई चेक नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। और जो रिजल्टेंट है वो ये कि उनको सैलरी प्रॉपर नहीं मिल पाई। अगर काम छूट गया तो उनको कोई बुला के पैसा नहीं देगा कि तुम एक महीने नहीं आए तो तुम्हारे ये सैलरी है। तो इस तरीके से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और एक वर्किंग विमेन के साथ जो सबसे बड़ा एक बात कही जाती है कि हमारा ओल्ड पेट्रियार्कल कस्टमरी कहना चाहिए एक फ्रेमवर्क है, वो क्या है कि मेल इज ए ब्रेड विनर एंड द फीमेल इज ए केयर गिवर। जो महिला है वो तो केयर देती रहती है, उसका काम है केयर देन करना, और जो पुरुष है उसका काम है रोटी कमाना। तो एक इस वाली मनोस्थिति से भी बाहर किस तरीके से निकला जाए, क्योंकि महिलाएं जब घर में बैठी हैं तो लग रहा है कि महिला घर में बैठ के घर के ही काम करे अपने आप में। तो इस तरीके की कुछ जो रिपोर्ट्स आई हैं वो अपने आप में बताती हैं कि ये जो महिलाओं के कार्यकारी महिलाओं के साथ जो कामगार महिलाएं हैं उनके साथ ज्यादा नुकसान हुआ है कोविड का, इंस्टेड ऑफ द अदर वुमेन। अदर वुमेन्स जो हैं जो वर्किंग नहीं है, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के साथ एक और जो नुकसान हुआ है वो ये है कि कोविड के समय में डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत बढ़े। और जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़े हैं वो हम कहते हैं कि केवल इंडिया में नहीं बढ़े, ये जो केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, ये इंडिया में नहीं बढ़े हैं बल्कि अराउंड द ग्लोब, हम अगर अक्रॉस द ग्लोब हम बात करते हैं तो चाइना में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, ब्राजील में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से ये रिपोर्ट्स आए हैं कि हर जगह डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़े हैं। और इंडिया नंबर 4 पर है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, इंडिया नंबर 4 पे चल रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है माइक्रोसॉफ्ट की, जो लिंक्डइन एक है सोशल मीडिया लिंक्डइन, उसने माइक्रोसॉफ्ट में एक वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है कल 11 सितंबर को, न्यूज़पेपर में भी वो पब्लिश हुई है। तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने, उनका जो एक सैंपल था वो उन्होंने कुछ 2500 के लगभग ये साइज था, सैंपल साइज, उस पर एक सर्वे किया उन्होंने कि वर्कफोर्स में किस तरीके से कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ रहा है, क्या रीजंस हैं वर्किंग फीमेल के साथ। तो उनकी जो फाइंडिंग है वो ये बताती है कि जो 46% वर्किंग मदर्स हैं उनको वर्किंग आवर्स बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो देर रात तक और वो बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम खत्म नहीं हो पा रहा है। जैसा मैंने एक अभी उदाहरण दिया कि डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिल पा रही है तो वो भी काम करना है और ऑफिस के काम भी करना है, तो जो वर्किंग आवर्स हैं वो उनके बढ़ गए हैं। जबकि जो लेबर लॉ है वो वर्किंग आवर्स की बात करता है, वर्किंग कंडीशंस की बात करता है। यहाँ पर इम्पैक्ट क्या हुआ है कोविड का, तो उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं और बहुत लंबे समय तक वो काम में लगे हुए हैं, 46% ऑफ दी वर्किंग वुमेन। उसके बाद उनका जो 42% जो वुमेन है वो इस समय
अपने बच्चों की केयर करें या काम पर फोकस करें, वो इस चीज में ही उलझ के रह गए हैं। जो 42% वुमेन है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने बच्चों की तरफ देखभाल करें, अपना काम करें। घर में रह के काम करने से ये एक जो एक इसका कहना चाहिए रिपरकशन है, वो भी देखने में आया 42% वुमेन के साथ। तो ये उनकी हेल्थ को लेके, उनकी इकोनॉमी को लेके, उनके एम्पावरमेंट को लेके, उनकी एजुकेशन को लेके, उनकी इमोशनल वेलबींग, हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से इस पे इम्पैक्ट इस कोविड-19 का पड़ा है। और अब हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया है, कोई एक नेशनल पॉलिसी तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं कोविड के आउटब्रेक के बाद से। और नेशनल लेवल पे ऐसी कोई पॉलिसी खास करके वर्किंग वुमेन के लिए या अदरवाइज भी ऐसी कोई अभी तक जारी नहीं की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसको देख के लगता है कि ये जो पीरियड चल रहा है खास करके वर्किंग वुमेन पे और वुमेन एज ए होल इम्पैक्ट डाल रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक जो सीआरसी की कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसमें उन्होंने 4 बातों को कहा था जो हम गर्ल चाइल्ड को लेके चलते हैं, जो वुमेन तक पहुंचती हैं। तो उसमें 4 बातों की 4 राइट्स की उन्होंने बात की थी, जिसको ध्यान में रखते हुए हम सोच सकते हैं कि हमें कैसे काम करने हैं इन कानूनों के होते हुए, इन अधिकारों के होते हुए। तो सबसे पहली उन्होंने बात की राइट टू सर्वाइवल, कि जो महिला गर्ल चाइल्ड है, जो लड़की है, उसको सबसे बड़ा अधिकार दिया गया इसमें कि राइट टू सर्वाइवल, बिकॉज वी ऑल नो कि जो राइट टू लाइफ है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, ये सारी चीजें तभी उपलब्ध हो पाएंगी जब बच्ची को जीवित रहने का अधिकार दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ हमने देखा कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट्स के बाद में कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई कि आपको प्री नेटल आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं कि गर्भ में जो वुम में बच्चा है या लड़का है या लड़की है। तो इस तरीके से तो कानून बना हुआ है, जो हाईटेक सेक्सिज्म की हम बात करते हैं कि गर्ल चाइल्ड को फिटस में ही मार दिया जाता है, अबॉर्शन के उसको मार दिया जाता है। तो इस तरीके के सर्वाइवल इज द बेसिक राइट फॉर ए गर्ल चाइल्ड, की सर्वाइव करने का अधिकार तो मिले पर वो आगे बढ़े। तो पहला सर्वाइवल अपने आप में जरूरी है। उसके बाद फिर राइट टू प्रोटेक्शन की बात करता है, सेकंड राइट जो है वो राइट टू प्रोटेक्शन की बात करता है। तो प्रोटेक्शन उसको किससे चाहिए? प्रोटेक्शन उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको निग्लेक्ट ना किया जाए, उसके साथ कोई एब्यूसिव चीजें ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आईपीसी में प्रावधान दिए गए हैं, हमारे बहुत से ऐसे कानून हैं, उसको और स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, अमेंडमेंट भी लाए गए हैं। उसके बाद भी रेप का नंबर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद मोलेस्टेशन का नंबर बढ़ता जा रहा है, हरासमेंट का नंबर बढ़ता जा रहा है। नए नए तरीके के अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं, चाहे वो एसिड अटैक हो, ऑनर किलिंग के नाम पे। तो ये सब चीजें आ रही हैं। तो प्रोटेक्शन अपने आप में उसका बहुत जरूरी है, जो एक उसका राइट कहा गया है इसमें। इसके बाद अगर प्रोटेक्शन हो गया है तो उसको डेवलपमेंट का एक अधिकार है, राइट टू डेवलपमेंट, कि वो किस तरीके से डेवलप करेगी। तो उसको एजुकेशन में एक समानता मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर केयर मिले, जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, उनमें वो प्रॉपरली अपना पार्टिसिपेट करे। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि उसको डेवलपमेंट का अधिकार दिया जाए। इंटरनेशनल लेवल पर भी पार्टिसिपेशन की बात कही कि वो किस तरीके से डेवलप करेगी, एजुकेशन का राइट मिलेगा, पॉलिटिकल लाइफ में कैसे पार्टिसिपेट करेगी। तो डेवलपमेंट इज द थर्ड राइट। एंड द लास्ट इज द राइट टू पार्टिसिपेशन, कि अगर उसका सर्वाइवल हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो अब उसको पार्टिसिपेट भी कराने दिया जाए। उसको जो उसके एक्सप्रेशन है, जो उसके इंफॉर्मेशन है, उसके कोई थॉट्स आते हैं, वो किसी रिलीजन को मानना चाहती है, इस तरीके से पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली एडमिनिस्ट्रेशन में भी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि घर के जो अपने निर्णय हो रहे हैं, जो घर में निर्णय हो रहे हैं, उसमें भी उसको पार्टिसिपेट कराया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में जब निर्णय होता है तो घर का जो मेल सदस्य है वही कई बार निर्णय ले लेता है। और कुछ तो ऐसे घर भी हैं जहाँ पर खाना बनाने में भी मेल का ही फरमान आता है कि ये खाना बनेगा, उसमें भी कई बार महिलाएं अपना जजमेंट नहीं कर पाती हैं।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक हैं हर महिला के लिए, खास करके वर्किंग महिलाओं के लिए भी ये उनके अधिकार हैं। और खास करके इस कोविड के समय में ये देखा जा रहा है कि नुकसान जो नॉन रेगुलर वर्कफोर्स में महिलाएं लगी हुई हैं उनके साथ ज़्यादा नुकसान है, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, या फिर वो डोमेस्टिक हेल्प की तरीके से काम कर रहे हो। तो उनको इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकालना है, जो लेबर लॉज हैं हमारे उनका कैसे उनको पूरा तरीके से उनको कार्य कर पाए, इसकी उनको जानकारी किस तरीके से देनी है कि वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिल सके, वर्किंग कंडीशंस ठीक हो सके। ये हम सभी का मुझे लगता है कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि अगर हमें अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी है तो हमें ये जानकारी और लोगों को भी आगे बढ़ानी चाहिए, सो दैट दे मे नो दैट व्हाट आर देयर राइट्स एंड हाउ टू गो अबाउट दिस राइट्स. So this was relating to the rights, and if there is any question on this, then